नमस्कार। जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी के किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे देखते हुए हमारे अन्य सीरीज एमपी जी के व सामान्य हिंदी की तरह ही सामान्य विज्ञान की श्रृंखला शुरू की गई है, जो आपके पटवारी, वनरक्षक, पुलिस, आबकारी पुलिस, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 इत्यादि की तैयारी में हेल्प करेगी। तो आइए शुरू करते हैं 100 प्रश्नों की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला। इन सभी 100 प्रश्नों को मैंने एमपीपीईबी या व्यापम के द्वारा पिछले वर्षों के दौरान जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे लिया है, साथ ही इनके आधार पर कुछ नए प्रश्नों को भी ऐड किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के रासायनिक नाम पिछले एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं, तो आप इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से याद करके चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने याद किया था वो कुछ इस प्रकार था। आप सभी जानते हैं कि जो विटामिन्स हैं उनको मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं। एक मान लीजिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, और दूसरे ग्रुप में मान लीजिए विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये देखिए आपको पढ़ने में आ रहा है कीड़ा, ये जो है ये वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, किसमें हैं? वसा में घुलनशील हैं। तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये पूछा गया है कई बार कि ये किस में घुलनशील हैं, और ये जो है ये जल में घुलनशील हैं। तो पहले तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये रासायनिक नाम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने समय में किए थे। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन डी, हालांकि विटामिन ई और भी हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? इसके लिए विटामिन ए को आप विटामिन ए ना पढ़ते हुए क्या पढ़ें? हमेशा विटामिन ए रे पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ए रे। विटामिन बी1 को क्या पढ़ेंगे? बी1 था। विटामिन बी2 को क्या पढ़ेंगे? बी2 रा। सी को क्या पढ़ेंगे? विटामिन सी को सी ए। डी को क्या पढ़ेंगे? डी के। ठीक है, दिनेश कार्तिक वाला डी के। ऐसे ही ई को क्या पढ़ेंगे? टो। क्या पढ़ेंगे? ई टो। ऐसे ही विटामिन बी12, इसको क्या पढ़ेंगे? बी12 सा। अब देखिए इनसे कैसे याद करना है। विटामिन ए से अगर आपको बोला जाए तो विटामिन ए रे, ए से है विटामिन ए, रे से है रेटिनॉल। ठीक है, ये नेम जो है रे से कोई भी नाम विटामिन का नहीं बनता है, इसलिए आप याद रखेंगे ए रे। ठीक है, रेटिनॉल। बी1 था, विटामिन बी1 का नाम है थायमिन। विटामिन बी2 रा, बी2 का नाम है बी2 रा। रा से बनेगा क्या? राइबोफ्लेविन। ठीक है, सी ए से है ए से है एस्कोर्बिक एसिड। डी के, विटामिन डी से है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार ई से है टोकोफेरल। विटामिन बी12 सा से है साइनोकोबालामिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है थायमिन। ठीक है, राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, इसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए जो ओमेगा 3 होता है इसमें पाया जाता है मछली का तेल। क्या पाया जाता है? मछली का तेल। राइट आंसर क्या है? बी है। तीसरा प्रश्न है, आप कपूर को नमक से कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर क्या करते हैं? वह सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और ठोस से गैस में परिवर्तित करने की जो विधि है वह है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। तो ये क्या है? ये गर्म करने पर क्या हो रहा है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो नमक कपूर होता है, ये कपूर को नमक से अलग इसी विधि के द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके कारण टिटेनस रोग होता है? तो देखिए जो टिटेनस होता है ये किसकी वजह से होता है? एक जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु में मुख्यतः कौन सा है? इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है ये टिटेनस के लिए जिम्मेदार कारक है। उसी प्रकार आपको याद रखना होगा क्या? माइकोबैक्टीरियम जो जीवाणु है इससे क्या होता है? इससे होता है टीबी। क्या होता है? टीबी। और विब्रियो कोलेरोई जो है इससे क्या होता है? इससे होता है हैजा। तो आप ये याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा शरीर के ताप को कम करती है? ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न जेल प्रहरी में 2015 में पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके लिए कौन सी दवा है? तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ये क्या करती है? ये शरीर के ताप को कम करके सामान्य करने का कार्य करती है। वहीं आपको याद रखना है क्या? कुनैन। क्या याद रखना है? कुनैन। कुनैन किसके लिए, किस रोग के लिए कार्य करती है? तो ये जो मलेरिया होता है, मलेरिया में कुनैन
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये उसे ठीक करने का कार्य करती है। वहीं हम बात करें कि कुनेन जो है किससे प्राप्त की जाती है, तो ये सिनकोना जो एक वृक्ष होता है, सिनकोना जो वृक्ष होता है, इसकी छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। छठा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आरबीसी बोलते हैं, उनका जो जीवन काल है ये होता है 100 से 120 दिन। वहीं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। तो आप ये याद रखेंगे, साथ ही आप याद रखेंगे जो लाल रक्त का लाल होने का कारण क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा अवयव करता है। तो जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य है ये आरबीसी के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये जेल प्रहरी 2015 में भी पूछा गया था, और जेल प्रहरी और वन विभाग का जो संयुक्त पेपर हुआ था 2017 उसमें भी पूछा गया था। हालांकि कई और एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है टॉयलिन। जो टॉयलिन है, ये जो है टॉयलिन, ये कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की लार में पाया जाता है। 9वां प्रश्न है, आमाशय में दूध का फटना किसका परिणाम है। यानी कि आमाशय में जो दूध फटता है जाकर के, वो किस वजह से फटता है। तो देखिए जो आमाशय होता है, आमाशय से क्या होता है, आमाशय से एक रस निकलता है। उस रस में मुख्यतः तीन प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पेप्सिन, कौन सा पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो रेनिन होता है ये दूध के फटने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर क्या है, बी है। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, पाचन की क्रिया को तेज करता है। पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिन से पेप्टोन में प्रोटीन को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो देखिए जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो मस्तिष्क के अग्र यानी कि आगे के भाग में स्थित होता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेरेब्रम। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका, डी है। ये सेरेब्रम ही होता है जो हमें भूख प्यास इत्यादि के बारे में क्रियान्वित करता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है। तो देखिए जो मानव हृदय है ये 4 खंडों में विभाजित होता है। आप सभी जानते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी अर्थात 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं। तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ये पीयूष ग्रंथि, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उसके द्वारा स्रावित होते हैं या उससे निकलते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक कौन है। देखिए पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें आनुवांशिकी से भी प्रश्न काफ़ी बने हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जेल प्रहरी में पूछा गया था 2015 में, फिर ये 2017 में भी पूछा गया, साथ में ANM वगैरह वगैरह PSC इन सब में पूछा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। जो आनुवांशिकी का जनक है ये हैं कौन, मेंडल। कौन है, मेंडल। राइट आंसर क्या है, ए। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने ही सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक या पिता। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है। लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरण होते हैं, और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ए। जो पिता का X और Y, जिसमें Y मुख्यतः लिंग के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि XX होने पर तो दोनों का सेम यानी कि लड़की पैदा होगी, लेकिन अगर Y होगा तो ये क्या है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए निर्धारक होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो देखिए जो मांसपेशी पूछे या फिर पेशी या अस्थियों से आपसे हड्डियां भी पूछी जा सकती हैं। तो पेशी या हड्डियों को, मांसपेशी या अस्थियों को, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे ये जोड़ने का कार्य करता है कंडरा। क्या, कंडरा। ठीक है, कंडरा को अंग्रेजी में टेंडन बोलते हैं, टेंडन। तो ये जो है आपसे अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंकाल किसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। किससे बना होता है, उपास्थि से बना होता है। तो देखिए जो उपास्थि से पूरा कंकाल बना होता है उसको बोलते हैं सार्क। ठीक है, सार्क का जो कंकाल है ये पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है वह किस में होता है। तो देखिए जो गैसों का आदान प्रदान है ये होता है किसमें, फेफड़ों, किसमें, फेफड़ों और वायु कोशिका में। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ए है। अगला प्रश्न है, तंत्र का तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो देखिए इसकी जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वह है क्या, न्यूरॉन। तंत्र का तंत्र की
ये न्यूरॉन जो है ये संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वह हिस्सा जहाँ से रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने जितने भी प्रश्नों को लिया है तो हो सकता है किसी को सरल लग रहे होंगे, हो सकता है किसी को कठिन भी लग रहे होंगे। सरल उन्हें ही लगेंगे जिन्हें कक्षा 9 और 10th की साइंस की बुक विशेष करके या तो MP बोर्ड या फिर NCERT की सही से पढ़ी होगी, उनको सरल लग सकते हैं। बाकी के ये प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है। ये पूछे हुए प्रश्न हैं, मैंने 90 से 95% पूछे हुए प्रश्नों को ही लिया है, बाकी के 2-4-5% मैंने अपनी तरफ से कुछ उनके आधार पर प्रश्नों को रखा है। तो इन्हें आप सही से इनके स्तर को पहचानें और फिर आगे की तैयारी को कंटिन्यू करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जो मस्तिष्क की रीढ़ मतलब मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुरू होती है उस हिस्से को कहते हैं सी अर्थात मेडुला ओब्लागेंटा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, स्वेद अर्थात पसीना इसमें क्या होता है। जो पसीना होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है जल, उसमें होता है लवण और उसमें होता है अपशिष्ट पदार्थ। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी है। जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ जो है पसीना में ये होते हैं। ठीक है, साथ में ही आपको ये याद रखना है कि अगर आपको चैनल पर ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में ही जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़, टिड्डा तथा कबूतर के पंख किसका उदाहरण हैं। तो देखिए आपको दो शब्द याद रखना है, एक होता है कि कौन सा, एक होता है समजात। ठीक है, समजात अंग, हालांकि और भी हैं कई, लेकिन आपको ये याद रखना है, एक तो है समजात और दूसरा है समवृत्ति। कौन सा, समवृत्ति। तो ये जो है आपसे बार बार व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं तो आप इन्हें याद रखेंगे। हालांकि अवशेषी अंग भी पूछे गए हैं तो ये भी याद रखना है। लेकिन समजात अंग क्या होते हैं, समजात जो अंग होते हैं इनमें मुख्यतः दो जो माध्यम हैं उसके द्वारा ये डिसाइड किए जाते हैं। जैसे एक तो है रचना, ठीक है, रचना, और दूसरा है कार्य। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना है। समजात जो अंग होते हैं उनमें रचना यानी कि जो उनकी बनावट है यह जो है कैसी होती है, समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। लेकिन कार्य जो है ये अलग अलग होते हैं, कार्य जो है अलग अलग होते हैं या फिर भिन्न होते हैं। समवृत्ति में ऐसा नहीं होता, समवृत्ति में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इनकी रचना जो है ये असमान होती है, रचना जो है असमान होती है, लेकिन इनका कार्य समान होता है। ठीक है, कार्य जो है समान होता है। अब देखिए क्या है, जो चमगादड़ है, टिड्डा है, कबूतर है, इनके जो पंख हैं इनका कार्य क्या है, मुख्यतः इनका कार्य है उड़ना। तो उड़ने में क्या है, इन सब की समानता है, उड़ने में समानता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सभी समवृत्ति के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ, हालांकि इनकी जो बनावट है ये अलग अलग प्रकार के, किसी के आगे के पैरों से पंखों में कन्वर्ट हुआ है, किसी के अन्य भागों से कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो है इनकी रचना कैसी हुई, असमान हुई, और कार्य इनका कैसा हुआ, समान हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, बी अर्थात समवृत्ति अंग। देखिए अब इससे आपका प्रश्न बेकार नहीं जाएगा और आप हमेशा याद रख सकेंगे। अगला प्रश्न है, विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो देखिए जो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था हुगो, ठीक है, हुगो डी ब्रीज। किसके द्वारा, हुगो डी ब्रीज के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फिर इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए डी अर्थात उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो स्तनधारी है ये है ब्लू व्हेल। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है। तो जो तिलचट्टा है इसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है, अमीबा किससे खाता है। तो जो अमीबा है ये किससे खाता है, इसके जो खाने का अंग है उसे बोलते हैं कूट। राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली ये किसने दी थी। तो ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है R.H. व्हिटेकर के द्वारा, यानी कि रॉबर्ट व्हिटेकर। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली का जनक, क्योंकि इन्होंने ये प्रणाली दी थी। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस का योगदान अधिक है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर आपसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, तो ये जो है ये सभी हरित गृह प्रभाव
के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। लेकिन इन सब में अगर सबसे ज़्यादा योगदान की बात करें तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला प्रश्न है वह सूक्ष्म जीव जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो देखिए कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं उनसे सहजीवता का संबंध बनाते हैं, अर्थात वह नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो उस कंडीशन में ये कौन से जीव होते हैं, उनमें होता है राइजोबियम। ठीक है, इनमें से राइट आंसर क्या है, सी है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए ये इसको आप सभी जानते होंगे, इसका राइट आंसर ए है, अर्थात 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 30वां प्रश्न है कि निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा वो होती हैं जिन्हें मानव के द्वारा फिर से निर्मित किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा वह होती है जिसे मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, नेचुरल रूप में हजारों वर्षों में ये अपने आप तैयार होती है। तो इस हिसाब से लकड़ी, एल्कोहल, हाइड्रोजन गैस ये मानव के द्वारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है इसे मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता, जिसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है विश्व का बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का 71% भाग पर जल है, तो सबसे ज़्यादा महासागर हैं और इन्हीं में सबसे ज़्यादा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें कहते हैं अपघटक। राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न है कौन सी परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो देखिए ये बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत, ये ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, इसमें ओजोन गैस होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमें बचाती है। ठीक है, तो इसके लिए जो इसके जो हिरास के लिए पूछा जाता है, इसके हिरास के लिए मुख्यतः HFC, CFC ये गैसें जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है अमरबेल मेजबान को कीमती पोषकों से वंचित कर देता है, इसलिए यह क्या कहलाता है। तो देखिए जो अमरबेल होती है जिस पेड़ पर रहती है या जिस पेड़ पर डाल दी जाती है, तो उस पेड़ से जितने भी मतलब पोषक तत्व होते हैं उन सभी को खुद अवशोषित कर लेती है, खुद उसको यूज कर लेती है और पेड़ को क्या कर देती है, सुखा देती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अमरबेल को लाभ होता है, लेकिन उसका जो मेजबान वृक्ष है उसको क्या होगा, घाटा होगा। तो जिस सिस्टम में मतलब मेजबान को घाटा हो और या एक जीव को घाटा हो और दूसरे को उससे क्या हो, फायदा हो, उसे उस जो कंडीशन है उसको कहते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवता है ना, और उसमें जो रहने वाले जीव हैं वो परजीवी जीव होते हैं। जैसे अमरबेल है, एक मनुष्य में जो सिर में जो जुएं होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है, ये परजीवी का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है। तो दूध में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम है केसीन। केसीन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला प्रश्न है फलों का पकना निम्न में से किस हार्मोन का कारण होता है। तो जो फल पकते हैं वह वास्तव में ये एथिलीन नामक हार्मोन के कारण पकते हैं, इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है हमारे देश में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हरित क्रांति का श्रेय है ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है रिंगवॉर्म एक सूक्ष्म जीव है जो किससे संबंधित है। रिंगवॉर्म जो होता है ये हमारी त्वचा में क्या करता है, एक संक्रमण फैला देता है जिससे खाज खुजली इत्यादि हो जाती हैं। तो ये जो है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये कवक जिम्मेदार है, फंगस जो होता है ये जिम्मेदार है और ये रिंगवॉर्म इसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है उस जीव को पहचानिए जो मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो मोनेरा जगत में जो 5 जगत प्रणाली थी उसमें से एक मोनेरा जगत था। तो मोनेरा जगत में उन सभी प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय जीव थे उनको शामिल किया गया था, जैसे जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, तो ये सभी इसमें क्या थे, शामिल थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर फिर क्या होना चाहिए, चूंकि मोनेरा जगत से संबंधित नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो ये माइकोप्लाज्मा, एनाबीना, राइजोबियम ये सभी जो हैं इससे हैं, लेकिन बी जो है ईस्ट या जो कवक है ये इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, तो जो एक कोशिका से निर्मित होते हैं उन सभी जीवों को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में ईस्ट आता है, अमीबा आता है, ठीक है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, जीवाणु आता है, ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास ये सभी जो हैं ये आते हैं, लेकिन जो केंचुआ है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है, ये होता है
कोशिका के जो राइबोसोम होता है उसमें प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोशिका। देखिए कोशिका के लिए ये सेल शब्द जो है ये किसने दिया था, तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये जो शब्द का यूज किया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक वैज्ञानिक थे स्वान और स्लाइडेन, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया है। लिबोन हॉक हैं, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें त्वचा एक श्वसन अंग है। तो देखिए जो त्वचा एक श्वसन अंग है ये किसमें है, इसका राइट आंसर है सी अर्थात मेढक। मेढक में श्वसन अंग की दोहरी प्रकृति पाई जाती है। जब वो पानी में होता है तो वह अपने जो त्वचा होती है उससे श्वसन क्रिया करता है, लेकिन पानी के जब बाहर होता है तो ये जो है फेफड़ों से अपनी श्वसन संबंधी क्रिया करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अर्थात यकृत या कलेजा है। अगला प्रश्न है जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए आप ऑप्शन से अनुमान लगा सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट ये जिम्मेदार रहेगी, शहरीकरण ये भी रहेगा, वनारोपण ये देख लीजिए वन के रोपण करने से यानी कि पौधों के रोपण करने से तो इसमें फायदा होगा ना कि हानि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है, वनोन्मूलन यानी कि वनों के विनाश से भी इसमें ये भी इसका एक कारक होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वन रोपण। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल सम्मिलित होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिख दिया गया है और यही ऐसे ही पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मसाले को फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए फूल की जो कली है उसको प्राप्त किया जाता है, तो वो वह मसाले का नाम है लौंग, ठीक है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है पौधों तथा उनकी पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। तो देखिए उस हरे पदार्थ को कहते हैं क्या, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल या पर्णहरित, ठीक है। इसी की सहायता से पौधे क्या करते हैं, भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की स्थिति में करते हैं। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों का जो कलर है पीला किस वजह से हो जाता है, तो आप उसे याद रखेंगे कैरोटिन, क्या, कैरोटिन। अगला प्रश्न है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। तो देखिए पुष्प का जो नर जननांग है वह कहलाता है क्या, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर, या फिर आपसे ऑप्शन में पुमंग भी मिल सकता है, तो आप उसे भी याद रखेंगे। ये जो है नर जननांग का कार्य करते हैं। वहीं मादा जननांग का कार्य करने वाला जायांग कहलाता है। क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। शैवाल तथा कवक मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए शैवाल और कवक में सहजीवता का संबंध पाया जाता है, यानी कि एक जीव को दूसरे जीव से लाभ, यानी कि दोनों को आपस में एक दूसरे से लाभ होता है, उस स्थिति को सहजीवता कहते हैं। तो ये जो है शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो आप याद रखेंगे सेक। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि लाइकेन किससे मिलकर बनते हैं, तो ये आप याद रखेंगे सेक, से है शैवाल, का से है कवक। अगला प्रश्न है वह भाग जो मानव कान से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो कॉर्निया है, कॉर्निया ये कान से संबंधित नहीं है, ये हमारी आँख से संबंधित है, आँख का भाग है। अगला प्रश्न है हमारे ग्रह पर लगभग कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए ऐसा प्रश्न पूछना औचित्य तो नहीं है, लेकिन अगर पूछा है तो आप डायरेक्ट इसे फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें रखा है। तो ये जो है इनकी संख्या है 10 मिलियन, लगभग 10 मिलियन, ठीक है। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास निम्न के कारण से होता है। तो देखिए ओजोन परत के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है, ये हमारे एसी और फ्रिज वगैरह वगैरह से निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, अपना कमेंट जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। साथ ही आप जो लोग चैनल पर नए आए हों वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। हमारे चैनल जीके क्विज ट्रैकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप ये भी याद रखें, मैंने देखा है कि हमारी कुछ वीडियो कई अन्य चैनलों पर इसी रूप में चल रही हैं, तो उन सभी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें, अन्यथा हमें एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए आप किसी का बिल्कुल ही इस प्रकार से नहीं कर सकते, तो अभी मैंने ऐसा कॉपीराइट वगैरह वगैरह नहीं किया है, तो आप ये याद रखें कि ऐसा ना हो कि आपकी जो मेहनत है वो बेमतलब में बेकार चली जाए। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो देखिए जो प्रकाश वर्ष है ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये दूरी का जो है, दूरी का
मात्रक है या दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक कहलाती है। अगला प्रश्न है FPS पद्धति में लंबाई की इकाई कौन सी है। तो देखिए वास्तव में जो F से होता है ये फुट होता है। क्या होता है? फुट होता है। P से होता है पाउंड, ठीक है, पाउंड, और S से होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये वास्तव में फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होती है, या इसको शॉर्ट में FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तो ये जो लंबाई है, लंबाई का मात्रा क्या होता है? यहाँ फुट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है आंख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार आपको याद रखना है सिलियरी पेशियाँ क्या करती हैं? आंख में जो लेंस की दूरी है यानी कि कम या ज़्यादा दूर, उसको साफ साफ देखने में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है एक स्कूटर 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि वेग के बराबर क्या होता है। अगर हम वेग का सूत्र आपको बताएं तो वेग बराबर क्या होता है? चली गई दूरी बटे समय। क्या होता है? चली गई दूरी बटे समय। वहीं हम अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण के बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है, तो क्या हम इस वेग को यहाँ पर रख सकते हैं? रख लेते हैं। तो हमें पता है हमारा त्वरण कितना है। हमें त्वरण दिया गया है 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हुआ? त्वरण। वेग कितना है? तो वेग के स्थान पर हम रखेंगे चली गई दूरी बटे समय, है ना। तो चली गई दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा? चली गई दूरी बटे समय। अगर समय ये और नीचे भी यहाँ समय है ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर। चूंकि हमें ये 36 जो है त्वरण दिया गया है, चली गई दूरी हमें निकालनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। समय जो है, या कुछ भी मान लो, समय जो है 1 सेकंड है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो जो ये हमारे पास आएगा, कितना आएगा? x बराबर 36 मीटर। कितना आएगा? 36 मीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा फिर? ये होगा बी, अर्थात 36 मीटर। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रकृति अल्प तथा ऋणात्मक होती है। तो राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है एक बंद पात्र में रखा जल दाब डालता है। कैसे डालता है? तो ये जो है एक बंद पात्र में रखा हुआ जल सभी दिशाओं में, अपनी सभी दिशाओं में दबाव डालता है। अगला प्रश्न है 1000 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए आप सभी जानते हैं, क्या आप सभी जानते हैं कि एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵5 डाइन। ठीक है, 10⁵5 डाइन जो है होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम 1000 न्यूटन की बात करेंगे, 1000 न्यूटन की बात करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? देखिए 1 न्यूटन का 10⁵5, तो ये 3 जो शून्य है ये भी क्या है? इस पे आगे बढ़ जाएंगे, तो 10⁵ कितनी हो जाएंगी? 8 डाइन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 10⁵8 डाइन, यानी कि बी। अगला प्रश्न है वेग समय ग्राफ किसके लिए सीधी रेखा होता है। तो जो वेग समय ग्राफ है ये समान त्वरण वाली गति के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ रोधी नहीं होगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो तांबा है ये एक धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर सकते हैं, तो ये जो है रोधी नहीं होगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल में क्या होता है। तो विद्युत सेल का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करती है। तो जो आंतरिक सतह है ये किसकी तरह कार्य करती है? अंदर की ओर अगर धसी हुई है तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। वहीं अगर ये बाहर की ओर उभरी हुई होती है तो ये उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 3 विद्युत बल्ब जिनकी शक्ति 60 वाट प्रत्येक की है। ठीक है, इसको अगर श्रेणी में जोड़कर विद्युत मेंस से जोड़ दिया जाता है तो इन तीनों बल्बों द्वारा उपभोग की गई शक्ति क्या होगी। तो देखिए क्या होगी। सबसे पहले
हम जानते हैं कि जो श्रेणी क्रम है उसको किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/R1। R1 ये जो है प्रत्येक की है, तो R1 अगर दो से मतलब एक से ज़्यादा होती हैं तो R1 R2 R3 ऐसे करके इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, चूंकि हमारे पास 3 दी गई हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 1/R1 कितना है, 60 है, यहाँ प्रत्येक का 60 है, तो 1/R2 भी कितना होगा, 60, 1/R3 भी कितना होगा, 60। जब ये होगा तो दोनों को अगर इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 1, क्योंकि एलसीएम इसका क्या है, सेम है, 60 है, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा, 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे डायरेक्ट क्योंकि एलसीएम सेम है। तो इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, 1, ऊपर 1 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 दिए 60। तो ये जो है हमारे पास श्रेणी क्रम से R निकल आया, ठीक है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि शक्ति के बराबर क्या होता है, R आप सभी जानते होंगे कि ये प्रतिरोध को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति के बराबर होता है कार्य बटे प्रतिरोध, क्या होता है, बटे प्रतिरोध मतलब R, ठीक है। तो कार्य हमें पता है कितना है, 1, ठीक है, कार्य हमारा क्या होगा, 1 ही तो है। उसके बाद में जो प्रतिरोध दिया गया है वो हमारे पास कितना है, 1/20, ये जो निकला है। तो अब अगर हम इसको करेंगे तो आप सभी जानते हैं ये 20 जो है कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो ये 20/1 बचेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 20 वाट क्या निकलेगा, उपभोग होने वाली शक्ति। तो शक्ति हमारी कितनी है, 20 वाट। इसका राइट आंसर फिर क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ किसी व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सबसे कम जो भार होगा ये होगा चंद्रमा पर। कहाँ पर, चंद्रमा पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, ट्रक की चाल कितनी है। ट्रक की चाल ये मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है आपको, तो ठीक है, ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से ही निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि हमें कुल दूरी कितनी दी गई है, कुल दूरी कितनी दी गई है, 48 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर को हम पहले मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4800। चूँकि 48 किलोमीटर है तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 मीटर, ठीक है। वहीं अगर हमें समय की बात करें तो हमें 80 मिनट का समय दिया गया है, 80 मिनट कितना है समय, 80 मिनट। तो 80 मिनट को हम सेकेंड में परिवर्तित करेंगे तो 80 × 60 कितना हो जाएगा, 8 × 48, 4800 सेकेंड, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4800 सेकेंड। अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी हमारे पास कितनी है, 48,000 मीटर, कितनी है, 48,000 मीटर। समय हमें दिया गया है 4800 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 48 से 48 कटेगा तो क्या आएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक तने हुए गोफन में कौन सी ऊर्जा होती है। तो जो तना हुआ गोफन होता है उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज मतलब स्थिर ऊर्जा, ठीक है। इसमें स्थितिज नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो स्थिर ऊर्जा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न है, एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कार्य की परिभाषा आपको समझनी होगी और उसके बाद में लोलक की, ठीक है। तो उससे आप ये सही से याद रख पाएंगे। हमारे पास उतना टाइम नहीं है जितने में हम सब बता सकें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप डायरेक्टली से याद रखेंगे, ये कार्य रहेगा 0, ठीक है। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। पूछा गया है अदिश राशि कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें परिमाण तो निश्चित होता है लेकिन दूरी निश्चित नहीं होती, तो दिशा निश्चित नहीं होती। तो हम जानते हैं कि जो दूरी है इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। ये सभी बाकी सदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है, एक वायलिन द्वारा 512 हर्ट्ज और 768 हर्ट्ज की आवृत्ति के 2 संगीत स्वरों का उत्पादन हो रहा है, इनमें से किसमें अधिक पिच होगी। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी संगीत की आवृत्ति जितनी अधिक होगी पिच भी उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें जो है 512 कम है 768 से, तो इसकी जो है आवृत्ति अगर अधिक है तो फिर क्या होगा, इसकी जो पिच भी है ये भी अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी।
अगला प्रश्न है, एक लोलक की अवधि इस पर निर्भर करती है, किस पर करती है? लोलक की लंबाई पर, ये लोलक की द्रव्यमान पर, लोलक की चाल पर। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो है किस पर करेगा? इसके राइट आंसर है ए, लोलक की लंबाई पर। अगर लोलक की डोरी जितनी लंबी होगी वह उतना ही अधिक समय लेगा, जितनी छोटी होगी वह जल्दी घूमेगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, हमारे घरेलू व्यय में काम आने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी निम्न आवृत्ति की होती है। तो भारत में प्रत्यावर्ती की जो धारा है यह कितनी रखी गई है? 50 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, किया गया कार्य होता है। ये पिछली बार जो 2015 में हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था, ये जेल प्रहरी वाले में, तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे सभी पूछे तो सभी गए हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो किया गया कार्य कैसा हो सकता है? ये हो सकता है धनात्मक, ये हो सकता है ऋणात्मक, ये हो सकता है शून्य, अर्थात सी। अभी आपने देखा था कि लोलक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो शून्य था, तो ये शून्य भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में क्षुद्र जो ग्रह होते हैं यानी कि एस्ट्रॉयड, ये निम्न में से किन के बीच उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं किसके? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। हालांकि ये ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं, तो ये जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है, सौर सेल बने होते हैं। सौर सेल जो है ये किसके बने होते हैं? तो ये जो है अर्धचालक के रूप में बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर बनाई गई है? तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारे बहुत पुराने वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, जमीन पर गिरकर फुटबॉल का उछलना ये किसका परिणाम है? वह रबड़ से बना है इसलिए, या वह खोखला है इसलिए, या वह हल्का है और वायु प्रतिरोध को पार कर सकता है इसलिए, या फिर अपने प्रत्यास्थता गुण के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फुटबॉल ऐसा अपनी प्रत्यास्थता गुण के कारण कर पाती है। अगला प्रश्न है, डूबे हुए पदार्थों को ढूंढने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो सोनार होता है, सोनार जो होता है ये जल में डूबी हुई वस्तुओं की खोज करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो उसे आप याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ में ही जो लोग चैनल पर नए आते हैं वह सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में सहायता करेगा। साथ में ही उन लोगों के लिए थोड़ी सी वार्निंग भी देंगे जो लोग हमारी वीडियो को किसी अन्य चैनल पर या अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो ऐसा न करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता व्यक्त की जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता है ये मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। तो राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न है, बोसिंग सोडा है, बोसिंग सोडा कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो ये है क्या? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है ये भी कई बार ऑप्शन में डायरेक्टली रख दिया जाता है। तो ये होता है Na2CO3, ठीक है, 10H2O। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी जो अवस्था है उसे कहते हैं प्लाज्मा, और अगर 5वीं अवस्था की बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का शीशा बना होता है। इस प्रश्न को आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात ग्रेफाइट से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक यौगिक है? ठीक है, तो अगर आप इसमें से सभी देख लो तो इनमें से यौगिक कौन सा होता है? आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न है, परमाणु के लिए नाभिक मॉडल ये किसने दिया था? तो जो परमाणु के लिए नाभिक मॉडल दिया था ये दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या है? तो जो शुष्क बर्फ होती है आप सभी जानते हैं कि ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि CO2। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व क्वार्टज में उपस्थित होता है? क्वार्टज जैसे प्रिज्म बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि इसका यूज कहाँ होता है? सॉरी, ये किस में उपस्थित होता है? तो ये होता है सिलिकॉन में। राइट आंसर क्या है? ए है। 89वां प्रश्न है, शनिवार किसका अयस्क है? तो शनिवार जो है ये किसका अयस्क होता है? ये होता है पारे का। ठीक है, राइट आंसर बी है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहीं पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य रूप से क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं। तो देखिए वायुमंडल से ओजोन और ऑक्सीजन, क्या ओजोन और ऑक्सीजन के रूप में ये हमें क्या है, मिलती है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये जो है विशेष करके जो मीथेन दलदली क्षेत्रों में मिलती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही आप इसके फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, CH4 ये जो है मीथेन का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है विज्ञापन संकेतों में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है। तो जो विज्ञापन संकेत होते हैं ये दिए जाते हैं नियॉन गैस के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वी है। अगला प्रश्न है ठोस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है गतिशील आयन नहीं होते। तो ये राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है मोमबत्ती की लो का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है। तो उसका जो सबसे गर्म क्षेत्र होता है, सबसे बाहर वाला जो क्षेत्र, ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का कारण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन जो है होता है, जो ऊर्जा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है हाइड्रोजन से हीलियम का रूपांतरण। अगला प्रश्न है यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यूरेनियम होता है, इसमें 235 ये ऊपर लिखा जाता है और 92 ये नीचे लिखा जाता है। तो जो ऊपर लिखा जाता है उसे बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान जो है मिलकर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, अर्थात 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आइंस्टाइन की खोज है। तो ये आप सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और रिलेटिविटी थ्योरी जो है इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है इसे बनाया जाता है साल्वे प्रक्रम जो विधि है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो इसे बोलते हैं सी, अर्थात आंशिक आसवन। यह हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।